देखिए, हाँ, बी कैसे जानती है, मधुमक्खी को कैसे पता लगता है कि इस फल फूल में मकरंद है, नेक्टर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाउ डज बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर। तो कैसे पता लगती है इसको। पहली चीज देखिए, उसका आंसर वहीं एरो लगा के लिखिएगा, एरो लगाइए, उसका आंसर लिखिए। पहली चीज यह है, जिस फ्लावर में नेक्टर है उसमें ओडर होता, खुशबू होती है। ठीक है, ड्यू टू द ओडर, पहले लिखिएगा ड्यू टू ओडर। ठीक है, नेक्टर फुल फ्लावर जो है उनमें क्या है, ओडर, खुशबू होती है, तो खुशबू से वो जो है भी पहचान जाती है। दूसरा चीज क्या है कि जो मधुमक्खियां होती हैं, जिस मधुमक्खी को पता लग जाता है कि इस फ्लावर में नेक्टर है, वो वहां जाकर के डांस स्टार्ट कर देती है, वैगल डांस। मधुमक्खियां कई तरीके का डांस करती हैं। फ्लावर कितनी दूर है, लोकेशन कितनी दूर है, उसका डांस अलग है। फ्लावर में नेक्टर है कि नहीं, उसके लिए वो डांस करती हैं एक शेप में, ऐसे ऐसे डांस करेंगे, ये ऐसे घूमेंगे, ये वैगल डांस होता है उनका। ठीक, तो दूसरी बी पहचान जाती है कि नियरेस्ट में कोई फ्लावर है जिसके पास नेक्टर है। दूसरा रीजन क्या है, एक तो खुशबू हो गया, दूसरा ड्यू टू वैगल डांस बाय अदर बी, जो अदर मधुमक्खियां हैं वो वैगल डांस कर रही हैं। इसका मतलब दूसरी पहचान जाती है कि फ्लावर में नेक्टर है, जिस फ्लावर के पास ये वैगल डांस चल रहा है। ठीक, और तीसरी चीज होती है कि ब्राइट कलर के होते हैं। थर्ड लिखिएगा ब्राइट कलर, जिस फ्लावर में नेक्टर है वो कलर कैसा होगा, ब्राइट कलर, चमकीला दिखाई देगा। ठीक, ये तीन रीजन है। हो गया, तो सीधे सामने बढ़ा लीजिएगा इसको। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द कैक्टस हैव सो मेनी स्पाइन्स, या कैक्टस में बहुत सारे कांटे क्यों होते हैं। अपने आप को बचाने के लिए, जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कैक्टस में लीव्स चेंज इनटू द स्पाइन फॉर प्रोटेक्शन। आंसर क्या है उसका, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन्स लगे होते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, जो चूजा होता है चिक, वो अपनी माँ को कैसे पहचानता है। तो चूजा ही नहीं, मनुष्य का बच्चा भी अपनी माँ को कैसे पहचानता है, ये मेरी मदर है। हाँ? तो कारण देखिए, उसका आंसर यह है कि जब बच्चे का जन्म होता है, या जो उसमें तो हैचिंग होती है ना, बर्ड्स के अंडे से जो चूजा निकलता है वो हैचिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैचिंग। अंडा फूट करके जब निकलता है, तो जब है आफ्टर हैचिंग, हैचिंग के बाद में उस चूजे को जो भी ऑब्जेक्ट उसके सराउंडिंग में मूव करता दिखाई देता है, जो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा वो उसको अपनी मां समझता है, क्योंकि पहला कांटेक्ट मदर से तो होता है। फर्स्ट कांटेक्ट किससे होता है, मदर से उसका। हालांकि ह्यूमन में ये चीज नहीं कहेंगे ज्यादा, ह्यूमन में ऑपरेशन सर्जरी होती है, पहला कांटेक्ट डॉक्टर से होता है, समझ में मॉर्टिलिटी हुई है, लेकिन वहां पे कोई ऑपरेशन सर्जरी हो नहीं रही है, वो तो नेचुरल हो रहा है ना, हैचिंग, तो माँ ही तो बगल में रहेगी। तो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट या फर्स्ट मूविंग जो भी चीज हो रही है उसके सराउंडिंग में, उसी से वो पहचानता है। अन्य तो इसका आंसर लिखिएगा। देखिए, इसके लिए एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। लिखिएगा आंसर, बाय इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग वही चीज है। ठीक है, आफ्टर हैचिंग, हैचिंग के बाद में जो फर्स्ट सबसे पहले जो चीज मूव करती है उसको दिखाई देती है, उससे वो अपने मदर को पहचानता है, और मदर ही होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। केवल यही इतना लिख लीजिए, इम्प्रिंटिंग है उसका आंसर। ठीक, ये यहां तक हो गया। सेकंड देखिए, हो गया, पहले पेज पर 2 अंडरलाइन हुआ है, मात्र 2-3 अंडरलाइन। ठीक, ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट है इसके बाद, अब इकोलॉजी समझना है, असली चीज समझिए, इकोलॉजी क्या होती है, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी अगर कहा जाए टर्म किसने दिया था, तो राइटर एक साइंटिस्ट है, टर्म RIETER, राइटर एक साइंटिस्ट, उन्होंने इकोलॉजी नाम दिया था। ठीक, फादर ऑफ इकोलॉजी
अर्नेस्ट हैकल और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। समझ में आया? अर्नेस्ट हैकल फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी पूरे वर्ल्ड लेवल पर लिखिएगा। फादर कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी, EHAECKEL। ठीक आया था ना? क्या था ऑप्शन में? इंडिया वाला पूछा गया था ना। हाँ, तो इंडियन और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, अगर इंडियन कहा जाएगा तो रामदेव मिश्रा है। ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अब ये नहीं पता कि है कि नहीं है, ठीक है, नहीं होंगे अब। और देखिए, अब इकोलॉजी समझते हैं। इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। ये क्या है? साइंस की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें क्या चीज हम अध्ययन करते हैं? हम ध्यान से लिए, कल मैं लिख दे रहा हूं, साइंस ब्रांच इन विच वी स्टडी इंटरेक्शन। हम इंटरेक्शन अध्ययन करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन समझ रहे हैं ना? किसके बीच का? बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरमेंट। दो जीवों के बीच में क्या इंटरेक्शन है, कैसे वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और एक जीव का वातावरण से क्या इंटरेक्शन है, ये चीज स्टडी की जाती है। समझ में आ रहा है? पहले लिख लीजिए तो समझा दे रहा हूं। इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरमेंट। ठीक, इसमें लिखा है इंटरेक्शन अमंग, लिखिएगा बिटवीन की जगह थोड़ा सा अमंग कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटरेक्शन इस धरती पर दो से ज्यादा जीवों के बीच में होता है। जरूरी नहीं है दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए अमंग लिखा। अमंग द इंडिविजुअल लिखा इसमें। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक चीज होती है, इंडिविजुअल के बीच का इंटरेक्शन या इंडिविजुअल का उसके एनवायरमेंट से इंटरेक्शन। आप समझ लीजिए क्या है। जैसे देखिए, गोट है, गोट क्या खाती है? ग्रास। तो ग्रास और गोट के बीच में कोई सब, दोनों ही इंडिविजुअल है कि नहीं है? दोनों ही सजीव है ना। गोट भी सजीव है, वो भी सजीव है। तो गोट और ग्रास के बीच में क्या संबंध है, इसका अध्ययन कर रहे हैं तो इकोलॉजी पढ़ रहे हैं आप। अब संबंध क्या है? गोट ग्रास खाएगी, ठीक है। गोट जो है कोई भी गोट या कोई भी एनिमल है, ठीक, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, क्योंकि ग्रास क्या है? प्लांट है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फोटोसिंथेसिस करेगी। मतलब जानवर और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं कि नहीं है? हिंदी में समझिए, जानवर और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक जानवर दूसरे जानवर पर भी तो डिपेंड है, क्योंकि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, ठीक। और एक प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड है कि नहीं, ये बताइए। प्लांट आपस में एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है? कैसे निर्भर है? अरे ये ना मत सोचिए कि एक प्लांट दूसरे को नहीं खाता तो निर्भर नहीं है। पॉलिनेशन नहीं सुने? पॉलिनेशन, एक प्लांट का पॉलिन ग्रेन दूसरे पर नहीं जाएगा तो कैसे परागण होगा? तो प्लांट भी आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, जानवर पौधे से संबंधित हैं, ठीक है। ये संबंध स्टडी करना इकोलॉजी होती है। और हम या कोई भी जीव वातावरण से कैसे संबंधित है? भाई आपस में तो इंटरेक्शन हो गया जीवों का, लेकिन हमारा इंटरेक्शन है जीवों का वातावरण से क्या? देखिए, ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट से क्या संबंध है? तो संबंध है, हम एनवायरमेंट को प्रभावित करते हैं, हम एनवायरमेंट में पॉल्यूशन करते हैं, अच्छी भी चीजें करते हैं, खराब भी करते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट भी हमको अफेक्ट करता नहीं करता है। अगर एनवायरमेंट चेंज होगा तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी? अडॉप्ट करेगी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना। तो सजीवों का एक दूसरे के बीच में भी संबंध होता है और जीवों का अपने वातावरण से भी संबंध है। वातावरण का मतलब बहुत चीजें हो जाती है, टेम्परेचर है, लाइट है, हमको प्रभावित करता है ना। प्लांट को अगर लाइट नहीं रहेगी प्रॉपर तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इस सब की स्टडी करना इकोलॉजी होती है। अब यहां पर देखिए, एनवायरमेंट में उसने लिखा है बायोटेक।
तो बायोटिक से रिलेशन भी स्टडी करते हैं। बायोटिक का एबायोटिक के बीच में क्या संबंध है, ये भी स्टडी किया जाता है इकोलॉजी में। समझ में आया? और इसके बाद में इकोलॉजी में अगर आप कहेंगे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दी, तो इकोलॉजी में किस लेवल से स्टार्टिंग की जाती है? ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इकोलॉजी में सेल टिश्यू का अध्ययन नहीं करती, क्योंकि इकोलॉजी में एक जीव होना चाहिए, एक जीव का दूसरे से संबंध हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो सब हटा देंगे। इकोलॉजी में कहेंगे कितने लेवल हैं, इकोलॉजी के लेवल कितने हैं, तो 4 दिए हैं। ऑर्गेनिज्म दिया है, पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिज्म के मिलने से पॉपुलेशन बनती है, और इसके बाद कम्युनिटी है, यही है ना, और लास्ट में इकोसिस्टम। डायरेक्ट दे दिया इन्होंने, बायोम दे दिया, कोई बात नहीं है। कम्युनिटी के बाद दे दिया है बायोम। जानते हैं क्यों? आप ऑब्लिक करके इकोसिस्टम लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि इकोसिस्टम और बायो में थोड़ा ही अंतर होता है। एक बायो में बड़ा एरिया है, इकोसिस्टम एक छोटा एरिया है। जो चीज बायोम में है वही चीज इकोसिस्टम में, बस थोड़ा सा एरिया का डिफरेंस होता है। समझ में आया? इसलिए उसने एक ही लिखा है, आप इकोसिस्टम भी लिख सकते हैं ऑब्लिक करके यहाँ पर। तो ये 4 स्तर हैं किसके? इकोलॉजी के। चारों स्तर पर हम इकोलॉजी को समझ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केवल 2 लेवल पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? ऑर्गेनिज्म का और पॉपुलेशन का। बस चैप्टर का नाम ही है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, है ना, 2 ही लेवल पढ़ते हैं केवल। तो ये इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट आर द मेन 4 लेवल ऑफ द इकोलॉजी। इकोलॉजी के 4 लेवल ये हैं, और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल है वो अभी बताया मैंने। समझ में आया? अब ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब एक ही चीज और समझते जाइए। देखिए, अगर कहा जाए इकोलॉजी में साइंस की कितनी ब्रांच इन्वॉल्व है, गुस्सा हुआ कितना ब्रांच साइंस का, तो बता सकते हैं कितनी ब्रांच जुड़ी हुई है इसमें साइंस की? फिजिक्स जुड़ा है, ज्योग्राफी जुड़ा है। ठीक है, नोट कर लीजिए कहिए यहां पर फिजिक्स एंड ज्योग्राफी इंक्लूड है इसमें। कैसे? आप इकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं बायोम है, इकोसिस्टम है, पॉन्ड है, रिवर है, डिजर्ट है। ये क्या है? अरे धरती का जो पूरा इकोसिस्टम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम है कहाँ? ज्योग्राफी तो एक तरीके का ना। फिजिक्स भी पढ़ते हैं, फिजिक्स ऐसे पढ़ेंगे, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पढ़ते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की बात की जाती है इसमें, ये आती है ना, तो ये फिजिक्स में थोड़ा सा आ जाता है। समझ में आ गया? तो फिजिक्स भी इंक्लूडेड है और ज्योग्राफी इंक्लूडेड है। अब एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इकोलॉजी को कहा जाए ऑर्गेनिज्म के लेवल पर डिफाइन करिए, इकोलॉजी को किस पर? ऑर्गेनिज्म के लेवल पर। तो किससे डिफाइन कर सकते हैं आप? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। पहली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, समझ लीजिए। देखिए लिखा है इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल डिफाइंड बाय फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी 4 ऑप्शन रहेंगे ऐसे ही कि इकोलॉजी अगर ऑर्गेनिज्म लेवल पर बात की जाए तो किससे डिफाइन होती है? तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी समझते हैं? ऐसी इकोलॉजी जिसमें आपकी उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं, अफेक्ट होती हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म। ठीक, जैसे अगर हम कहें कि कोई एक जानवर है, कोई एक पौधा है, ठीक, उसके लेवल पर, उसी के स्तर पर आप इकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या चीज स्टडी करेंगे? फिजियोलॉजिकल। इसका मतलब यह है कि वातावरण जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है तो उसमें वो क्या, तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? बताइए। अगर हम पहाड़ पर चले जाएं, वहां बचने के लिए अपने आप को क्या करेंगे? हमारी बॉडी क्या करेगी? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी करेगी। हमारी बॉडी अकेले है ना,
ऑर्गेनिज्म लेवल पर हम है, तो हमारी बॉडी वहां क्या करेगी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है ना, बॉडी की मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समझ में आया। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ऐसे एनवायरमेंट में जाता है जो थोड़ा सा विपरीत एनवायरमेंट होता है, तो एनवायरमेंट की वजह से वो अपने आप को ढालने के लिए अपने बॉडी में चेंजिंग करता है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी वही होती है, समझ में आ रहा ना। ऑर्गेनिज्म के लेवल पर आए, देखिए थोड़ा सा उन्होंने डिफाइन भी किया है, कैसे स्टडी कर सकते हैं, लाइन पढ़ लिखिए और इतना लाइन अंडरलाइन करिएगा। हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेड टू द एनवायरमेंट इन टर्म्स नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल द रिप्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिज्म इस धरती पर अपने एडेप्टेशन पढ़ा है ना, अनुकूलन, एक क्वेश्चन ये भी लिखिएगा वहीं पर, एडाप्टेशन, एडाप्टेशन एन एडवर्स इन्वायरमेंट, अच्छा बताइए अनुकूलन कब होता है, जब वातावरण बदलता है तभी तो अनुकूलन होता है। डार्विन वाली और थ्योरी में देखिए ना, इन्वायरमेंट जब बदलेगा तो क्या होगा, एडेप्टेशन होगा, तो एडेप्टेशन एडवर्स इन्वायरमेंट में होता है, ठीक। और एडेप्टेशन क्यों होता है, जिंदा रहने के लिए, लेकिन जिंदा के साथ साथ एक चीज और लिखा है, सर्वाइवल के लिए तो एडेप्टेशन होता है, साथ में रिप्रोडक्शन के लिए भी होता है, प्रजनन करने के लिए, ठीक है। इतना तो आप केवल एक ही चीज जानने होंगे, एडेप्टेशन इन द एनवायरमेंट अकर्स फॉर, दो चीजों के लिए है, पहला है सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए एडेप्टेशन करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, और दूसरी चीज क्या है, फॉर रिप्रोडक्शन। ये लाइन को इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, एडेप्टेशन दो चीजों के लिए होता है, सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन, क्योंकि जिंदा रहते ही क्या करेंगे जब अगली जनरेशन हमारी नहीं आएगी, बताइए, हाँ बच्चे नहीं बनेंगे तो क्या रहना मतलब जिंदा रहने का, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी सर्वाइवल होता है। अब एक चीज और समझिए, ये आपको पता है ना, अगर पता है तो छोड़ दीजिएगा, डिफरेंट सीजन जो धरती पर सीजन, क्लाइमेट और सीजन में अंतर है ना, मौसम और जलवायु में अंतर होता है, मौसम डेली बदल सकता है, जलवायु लंबे समय तक का चेंज एवरेज निकाला जाता है, वो क्लाइमेट होता है, समझ में आया। तो जो सीजन बदलते हैं, जो मौसम बदलता है, जो क्लाइमेट बदलती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, एक तो उसके कारण हो गया, और दूसरा हमारी अर्थ जो है टिल्ट है थोड़ा सा, ठीक है, झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री, इस कारण भी क्या है, सीजन चेंज होता है। एक लाइन में लिख सकते हैं, सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस क्यों होते हैं, तो कारण लिखिएगा, दो वजह से, टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ की टिल्टिंग एट एक्सिस, अपनी एक्सिस पर थोड़ा झुकी हुई है, और दूसरा है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन अराउंड सन, सन के चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है। पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, डिफरेंट सीजन इसी वजह से होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात आते रहते हैं। ये चैप्टर में अगर आप एक कॉपी में ऐसे बना के लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, इतना बकवास पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, जब पढ़ने लगेंगे तो समझ में नहीं आए कहाँ खत्म कर दें, कहाँ स्टार्ट कर दें इसको, ठीक। आगे देखिए, अच्छा एक चीज और, डिफरेंट बायोम क्यों बनते हैं, बायोम अभी मैं समझाऊंगा, डिजर्ट एक बायोम है, डायग्राम देखते रहिए, कई बायोम है ना बुक में बने, अलग अलग बायोम क्यों है, रेगिस्तान है कहीं, कहीं पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, कहीं पर बहुत घने जंगल हैं जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ, और कहीं एकदम सदाबहार कह सकते हैं घास के मैदान हैं घने, ठीक है, ग्रासलैंड है। तो ये डिफरेंट बायोम क्यों होते हैं, समझ में आया, इसका कारण लिखिएगा, डिफरेंट बायोम, वही साइड में लिख सकते हैं, बायोम ड्यू टू, अलग अलग बायोम आपकी बुक में क्यों बना हुआ है, कारण क्या है, तो पहला है इसमें है एनुअल, एनुअल ऐसे लिखिएगा, देखिए तापमान और बारिश के कारण,
अलग अलग बायोम है। जैसे रेगिस्तान में तापमान बहुत ज्यादा है बट बारिश ना के बराबर है, और कहीं कहीं तापमान भी ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दोनों चीजें हाई है, टेम्परेचर भी है एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश होती है, ठीक है, वो भी है। और कहीं क्या है, केवल बारिश ही है तो तापमान क्या है, कम है। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से अलग अलग बायोम बने हुए हैं। कहीं बारिश कम है तो कहीं तापमान ज्यादा है, कहीं दोनों चीजें ज्यादा है, कहीं दोनों चीजें कम है। जैसे पोलर एरिया में देखेंगे तो बर्फ ही जमी रहती है हमेशा, टेम्परेचर कम है वहां पर, प्रेसिपिटेशन तो बहुत कम है। देखिए डायग्राम में भी आपको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक। अब वो डायग्राम ओपन कर लेते देखिए थोड़ा सा, या तो इसी में बना देते हैं, टाइम लगेगा। देखिए या ओपन करें उसको, देखिए यहीं पर समझ लीजिए, मैं डायग्राम बुक का बना दे रहा हूं। ये देखिए एक ऐसे कुछ बना हुआ है बुक में, देख रहे हैं, इधर लिखा है एनुअल प्रेसिपिटेशन, साल भर में कितनी बारिश हुई, एनुअल प्रेसिपिटेशन, और इधर लिखा हुआ है टेम्परेचर, तापमान, ठीक। स्टार्टिंग की गई है यहाँ पर 0 है, 50 है, 100 है, मैं बोलते रहिए। अरे पुरानी वाली किताब का बता रहा हूँ, क्वेश्चन पुरानी वाली किताब में है, आप लोग अभी तक पढ़ क्या रहे थे ये बताइए। सिलेबस में है ये नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये बोर्ड पर्पज से बनाई गई है। पुरानी बुक है किसी के पास? अब तक तुमने कुछ नहीं कहा, हम कहां से चल रहे हैं। ये लो जी, तो क्या अंडरलाइन किए होंगे, तुम नोट किए थे ना, इतना नोट किए थे, नोट किया ना इतना, ठीक, कोई बात। अब नोट करते रहिए, जिसके वो नई वाले में नहीं दिया हुआ है, पुरानी में है, और सिलेबस पुरानी में से है आने का, समझ में आया, वो हटा नहीं है। यहाँ भी बुक है नई वाली, पुरानी ओल्ड है कोई नहीं है, नहीं है, टाइम लगाएंगे, चलिए, नहीं है तो 2 मिनट यहाँ से देखिए, ये कैसे हटेगा भाई, और म्यूजियम है, हमको लगता है ये नई वाली ना दिखाते कहीं, समस्या ये है कि नई ना ओपन कर दे, ये ओल्ड वाला ये है ना, ओपनिंग हो गया पहले ही वो, नहीं ओल्ड है, ओल्ड ओल्ड ये रहता, देखिए। अब जिसके पास न्यू वाली है वो नोट करते रहा करिए, जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अगला चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, उसके आगे भी छोटा है, यही चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ये देखिए, ये डिफरेंट बायो में जितना मैंने बताया सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एनुअल वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर यहाँ लिखा है, समझ में आया। देखिए इसमें अलग अलग बायोम कौन कौन से दिए हुए देखिए, एक बायोम आपका डेजर्ट, ठीक है, एक डेजर्ट हो गया, दूसरा बायोम ग्रासलैंड हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट, कॉनिफेरस, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, समझ में आया। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, पूरा लिखिएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पर है, इक्वेटर लाइन पर है, ये धरती पर, इक्वेटर पर, समझ में आया। हमारा इंडिया जो है वो किधर है, लगभग नॉर्थ साइड में, जो आप अर्थ बनाते हैं इस तरीके से, तो 60 डिग्री से लेकर के और लगभग 38 डिग्री नॉर्थ है। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ, तो हमारा इंडिया 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री उठाइए और 38 डिग्री तक जाइए, यहां कहीं है, समझ में आया। तो ये अर्थ पर जो बीच पर जो इक्वेटर है, जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, यहां बारिश भी ज्यादा होती है, दोनों चीजें ज्यादा हैं, समझ में आया। इसलिए हम घने जंगल हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी प्लांट, घने जंगल वहां होते हैं जहां तापमान के साथ बारिश भी होनी चाहिए, समझ में आया।
तो देखिए अब यहां पर ये कॉनिफेरस का मतलब समझ रहे हैं, कोन लाइक, पाइनस है ना इसी में। टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इंडिया सब ट्रॉपिकल में लगभग। कहाँ है सब भाई, अर्थ पे ट्रॉपिकल बीच में, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, उसके ऊपर टेम्परेट, उसके ऊपर वो ये वाला आ गया कॉनिफेरस। फिर ये टेम्परेट देखिए ये है, जैसे ये अर्थ है, बीच में आपका इक्वेटर लाइन हो गया, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे, समझ में आया। ये इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, इसके बाद में और ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो सब ट्रॉपिकल, उसके बाद टेम्परेट, समझ में आया। और टेम्परेट के बाद में आएगा कोनिफेरस, और कोनिफेरस के बाद यहाँ बर्फ जमी रहेगी, अल्पाइन टुंड्रा। यही सेम चीज नीचे भी आती है, इक्वेटर से नीचे जाइए चाहे ऊपर जाइए तो ट्रॉपिकल बीच में है, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, नीचे भी सब ट्रॉपिकल, ऊपर टेम्परेट नीचे भी टेम्परेट। क्या चीज टेम्परेट में ये है, देखिए टेम्परेचर ट्रॉपिकल की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, कोनिफेरस में और ज्यादा टेम्परेचर कम है, समझ में आया। हाँ अब इसका एग्जाम्पल देखिए, सर्च करना पड़ेगा इसमें कौन से पर्टिकुलर प्लांट हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल डालिएगा, मिल जाएगा पर्टिकुलर प्लांट कौन से हैं इसमें टेम्परेट में आते हैं, समझ में आ रहा ना। बाकी टेम्परेचर यहाँ से कम यहाँ है और यहाँ से कम यहाँ है, क्योंकि देखिए इस एक्सिस पर क्या चल रहा है, टेम्परेचर चल रहा है, ठीक। सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखेंगे यहाँ पर है, डिजर्ट में देखिए, यहाँ पर भी देखिए उतना नहीं है, भले ही आपको लाइन लगभग दिख रही है कि सेम है, नहीं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ है, क्योंकि डिजर्ट स्टार्टिंग, डिजर्ट में रात में ठंडी बहुत होती है, राजस्थान देखिए, और दिन में ये मीन दिया हुआ, एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 डिग्री से स्टार्टिंग हो सकती है, और ऐसे ही 3 से भी नीचे टेम्परेचर जा सकता है, 3 से भी नीचे, लेकिन एवरेज दिया है 3-4 डिग्री से लेकर के, और लगभग कितना है यहाँ पर ये समझ में आया। हाँ तो ये हो गया, तो डिजर्ट में सबसे हाई टेम्परेचर समझ में आया, और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ है ये। अब आप कहेंगे कि 25 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा डिजर्ट में नहीं होता है, तो 25 तो यही, यहाँ तो 40 पहुंचता है। ये उन्होंने एक एवरेज निकाला है, ये कहीं लिखा गया होगा, मीन लिखा है ना, मीन लिखा है, फ्लक्चुएशन करेगा इससे नीचे ऊपर, ये मीन लिखा है, पूरे साल भर का एवरेज निकाला उन्होंने, समझ में आया, ठीक, एवरेज निकाला हुआ है, ऐसा नहीं है कि 25 के ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा, अच्छा खासा जाएगा, ठीक। तो यहां पर डिजर्ट में ये ग्रासलैंड का है, ये वाला एरिया ग्रासलैंड है, ठीक है, ये डिजर्ट हो गया, समझ में आया। इसमें से क्वेश्चन याद ये रखना है कि किस बायोम में टेम्परेचर में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, कौन सा बायोम ऐसा है जिसमें तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, देख के बता सकते हैं, टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं होगा, ये क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर में ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। देखिए इसका अगर कहिए तो यहां टेम्परेचर यहां से -10 है ना, और यहां पर टेम्परेचर कितना है, लगभग 4, -10 मिनिमम एवरेज में, और ये 4 हो गया, इसका मिनिमम देखिए 4 है ना, और मैक्सिमम कितना गया, ये यहां गया, इसका मिनिमम ये है यहाँ पर, और मैक्सिमम ये गया ग्रासलैंड। इसका टेम्परेचर का देखेंगे मिनिमम 11 डिग्री लगभग, मैक्सिमम यहां गया 23-24, ठीक, सबका देखिए, इसका देखिए, इसका मिनिमम कहां गया 22-23, और लगभग 24 तक खत्म हो गया मैक्सिमम। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तापमान बहुत ज्यादा नहीं बदलता है, लगभग एक जैसा तापमान बना रहता है, ये क्वेश्चन आता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिनिमम फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन एंड टेम्परेचर में बहुत कम बदलाव, इसीलिए वहां घने जंगल दिखाई देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बदलता नहीं है, एक जैसा लगभग रहता है पूरे साल भर। सबसे ज्यादा बारिश में फ्लक्चुएशन कहां होता है, रेन में, रेन में सबसे ज्यादा चेंजिंग कहां आ रही है, देख रहे हैं, बारिश, इसमें यहां पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लगभग, ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसको आप ले सकते हैं
ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है पूरे साल टेम्परेचर ट्रॉपिकल में, लेकिन बारिश में चेंजिंग आती। देखिए बारिश में, देखिए इस एक्सिस पर रेन चल रही है ना, यहां देखिए, इसको यहां गिराइए, 150 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन यहां स्टार्टिंग है, और कितना गया है, 450 से ऊपर बारिश है। सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन रेन में, प्रेसिपिटेशन में इसमें है। तो लिख लीजिएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन प्रेसिपिटेशन किसमें है, ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो ट्रॉपिकल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता लगभग, लेकिन रेन में कांस्टेंट नहीं रहता है। अच्छा, बारिश में रेन कांस्टेंट कहां है, डेजर्ट। देखिए डेजर्ट में यहां से, देखिए इस एक्सिस पर बारिश चल रही है, डेजर्ट में बाउंड्री देखिए, इसकी बाउंड्री यहां से स्टार्ट है, यहां खत्म है ना, इस बाउंड्री को यहां गिराइए, और जो यहां खत्म है यहां ये देखिए, है ना, मैक्सिमम इधर तो गया ना, ये मैक्सिमम यहां गया, इसको यहां गिराइए, देखिए कितना है, इतना ही तो डिफरेंस आ रहा है ना। तो डेजर्ट में ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रेसिपिटेशन, मिनिमम फ्लक्चुएशन प्रेसिपिटेशन में कहां होता है, डेजर्ट में, वो भी लिख लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में यही ध्यान रखना, देखिए टेम्परेचर वाला ही पूछा जाता है कि ऑलमोस्ट टेम्परेचर कांस्टेंट कहां रहता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है। अच्छा, बहुत टाइम वेस्ट हो जा रहा है। देखिए आगे का टॉपिक दिया, देखिए रीजनल एंड लोकल वेरिएशन फॉर्मेशन ऑफ द हैबिटेट, समझ लीजिए क्या होता है। देखिए इसके बाद में जो एक टॉपिक लिखा है ना, हैबिटेट, देखिए हैबिटेट क्या होती है, हैबिटाट बोलते हैं इसको, ठीक है। हैबिटाट तो बताएगा क्या है, निवास स्थान, कोई ऑर्गेनिज्म कहां रहता है, व्हाट इज द नेचुरल प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। जैसे चिड़ियाघर लाइन का हैबिटेट नहीं है, आर्टिफिशियल बनाया गया है, तो नेचुरल प्लेस, इसको लिख लीजिएगा, नेचुरल प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल प्लेस क्या है, ये होती है हैबिटाट, निवास स्थान बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। इन्होंने लिखा है कि एक बायोम में कई हैबिटाट हो सकती हैं कि नहीं। बायोम समझे अब तक, रेगिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया होता है ना, डेजर्ट, भाई तालाब तो एक छोटा सा चीज है, पॉन्ड है आपका इकोसिस्टम, नदी है इकोसिस्टम, ठीक, जो छोटे जो एरिया है वो इकोसिस्टम है, और कई छोटे छोटे एरिया मिलकर के बड़ा एरिया जब बना देते हैं बायोम हो जाता है। डेजर्ट बहुत दूर तक फैला है, बायोम हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत दूर तक है, तो उस बायोम में छोटा छोटा कई हैबिटाट हो सकता है, समझ में आया। वो हैबिटाट क्यों हो सकता है, क्योंकि जैसे एक बस्ती हमारा शहर है, तो छोटे अलग अलग जगह पर जानते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर टेम्परेचर बदल सकता है, बदलता है ना, रेनफॉल भी तो बदल सकता है ना। तो एक बायोम में किसी बड़े एरिया में कई इकोसिस्टम हो सकता है या कई हैबिटेट हो सकती है, क्योंकि रीजनल चेंज वेरिएशन होता है किसमें, टेम्परेचर में और रेनफॉल। समझ में, उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, लिखा है रीजनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर, रीजनल लोकल वेरिएशन फॉर्मेशन ऑफ द हैबिटेट। अरे क्या कर रहे हो जी, मैं लिख दे रहा हूं, जिसके पास बुक नहीं है, हैबिटेट जो है डिफरेंट टाइप की होती है, लिखिएगा डिफरेंट टाइप की हैबिटेट है। क्यों है, क्योंकि ड्यू टू रीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रेन। बोली जो होती है थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाती है, हिंदी एक बड़ी भाषा है, समझ में आया। तो ये बोली समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा दूर पे बदलेगा हैबिटाट। तो डिफरेंस जो होता है, एक बायोम में कई हैबिटाट हो सकती हैं, लिख सकते हैं,
सेवरल हैबिटाट एंड वन बायोम, एक बायोम में कई हैबिटाट। कारण क्या है? कारण वही है कि एक बायोम में रीजनल वेरिएशन होता है, लोकल वेरिएशन होता है, ठीक, क्षेत्रीय। अब एक डिफरेंस, एक वर्ड है हैबिटाट, एक वर्ड होता है निश। दोनों में कोई डिफरेंस बताएगा? क्या है डिफरेंस? इसमें बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। निश, हाँ, क्या होता है दोनों में, क्या अंतर है? देखिए ध्यान समझ लीजिए। हैबिटाट एड्रेस है, किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस, वो कहाँ रहता है, ठीक है। ये है एड्रेस, एड्रेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है? वो पॉन्ड में रहता है कि रिवर में रह रहा है कि एयर में है वो, ठीक है। कीड़े मकोड़े एयर में, और कि सॉइल में है, सॉइल की नीचे कहाँ है वो, समझ गया? वो हैबिटाट है उसकी, ठीक। और वो वहां रह के करता क्या है, वो इसका निश हो गया। निश क्या है? प्रोफेशन है, लिखिएगा प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। वो उस हैबिटाट में क्या कर रहा है, कैसा खाना खा रहा है, ठीक है। खाने का मतलब फ्रॉग क्या खाता है? इंसेक्ट, ठीक है। तो वो वहां किस तरीके का भोजन कर रहा है, वहां का एनवायरनमेंट उसको कैसे प्रभावित कर रहा है। केवल हैबिटाट में हम उसका निवास स्थान पढ़ते हैं, निश में हम उसका, निश एक ब्रॉड टर्म होता है, ये ब्रॉड टर्म है, उससे ज्यादा व्यापक ये है, ठीक है। लिखिएगा ब्रॉडर देन, ब्रॉड टर्म देन हैबिटाट। हैबिटाट तो केवल एड्रेस बताती है, लेकिन वहां क्या करता, बहुत कुछ करता होगा ऑर्गेनिज्म, ये निश बताता है, समझ में आया। और दोनों को मिलाकर के रख देंगे तो बन जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में यही दो चीजें पढ़ते हैं हम, समझ में आया। अब थोड़ा सा बुक में आ जाइए, इसको अंडरलाइन मत करिएगा, समझ लीजिए। देखिए इन्होंने लिखा है बहुत सारी हैबिटाट हैं, ठीक। कुछ हैबिटाट ऐसी होती हैं बहुत एक्सट्रीम होती हैं, एक्सट्रीम का मतलब खतरनाक वाली हैबिटाट, जैसे स्कॉर्निंग राजस्थान डेजर्ट। राजस्थान में जो डेजर्ट है बहुत गर्म होता है ना, तो वो हैबिटाट एक ऐसी अजीब वाली हैबिटाट है कि नहीं है। स्कॉरिंग का मतलब होता है वेरी हॉट, लिख लीजिएगा वेरी हॉट है इसका मतलब, स्कॉरिंग राजस्थान डेजर्ट, ठीक है। और अगला है मेघालय में जो घने जंगल हैं वहां लगभग बारिश होती रहती है, वो भी एक हैबिटाट है जहां हमेशा पनिया बरसता रहता है। और कुछ हैबिटाट ऐसी है जहां बहुत हमेशा आई गर्मी पड़ी रहती है, कुछ हैबिटाट ऐसी होंगी जहां बर्फ जमी रहेगी पूरे साल भर, वो भी तो एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम का मतलब समझ रहे हैं? एक्सट्रीम का मतलब बहुत हाई या बहुत लो, नॉर्मल है ही नहीं है वहां कुछ, ठीक। और डीप ओशियन ट्रेंच, समुद्र की गहराइयों में हैबिटाट कुछ अलग होती है। और टॉरेंशियल स्ट्रीम जो झरने होते हैं, परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन, परमाफ्रॉस्ट का मतलब जो परमानेंट होता है, परमाफ्रॉस्ट का मतलब परमानेंट, पोलर एरिया जो धरती पर, जो हमारे अर्थ पर जो पोलर एरिया हमेशा बर्फ जमी रहती है, वो भी एक हैबिटेट है, ठीक। और हाई माउंटेन्स, ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां, और थर्मल पड़े ना, हॉट स्प्रिंग्स गर्म जलधाराएं पड़े ना, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, समुद्र की गहराइयों में एकदम नीचे। और लास्ट में अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको करिए आवर इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन भी एक हैबिटाट है। हजारों की संख्या में हमारी आंतों में माइक्रोब्स रहते हैं ना, तो हमारे इंटेस्टाइन भी एक हैबिटाट है, बहुत सारे माइक्रोब्स को शरण दिया हुआ है। लास्ट वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब ये यहां से फिनिश हो गया सब। अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर कुछ पहला पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा, ठीक। सीधे आ जाइए, मेजर एबायोटिक फैक्टर लिखा ना, एक हेडिंग लिखी हुई है मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स। तो पहले आप मेजर का मतलब होता मेन, तो मेन पहले छोड़ दीजिए, पहले समझिए एबायोटिक फैक्टर्स होते क्या है, तो वहीं साइड में लिख लीजिएगा। एबायोटिक फैक्टर समझते हैं क्या है?
इस धरती पर सजीव को छोड़ दीजिए, जिंदा चीजों को छोड़ करके जितनी भी निर्जीव चीजें हैं सब एबायोटिक हैं। जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो सब क्या है? एबायोटिक, नॉन लिविंग, सब कुछ नॉन लिविंग। अब क्या क्या हो सकता है एबायोटिक फैक्टर में? देखिए, पहला है इसमें क्लाइमेट, लिखिएगा जलवायु। जलवायु क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर हो गया। ठीक, सॉइल, सॉइल, और कौन सा है? टेम्परेचर क्लाइमेट में आ जाएगा, सब क्लाइमेट में टेम्परेचर आपका आ जाएगा। और एक चीज पढ़ते हैं, और क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी में, टोपोग्राफी बोल सकते हैं। टोपोग्राफी का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे कहीं धरती ऊंची है तो कहीं नीची है, ये टोपोग्राफी है। इस स्थल आकृति हिंदी में बोलते हैं। कहीं प्लेन्स हैं, कहीं पठार हैं, प्लेटूज इसको बोलते हैं, कहीं माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो इस धरती पर जो है लैंड जो है वो बराबर नहीं है हर तरफ, यही टोपोग्राफी है। इसका भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? जो पहाड़ पर जो जीव रहेगा और जो प्लेन्स पर रहेंगे उनमें अंतर नजर आएगा, आएगा ना? तो टोपोग्राफी एक फैक्टर है, ये बायोटिक। हमको पढ़ना क्या है इसमें? क्लाइमेट में कई चीजें आ जाएंगी। देखिए, क्लाइमेट में विंड आता है, टेम्परेचर आता है, ठीक है, लाइट आती है, वाटर आता है। हमको बुक में जो दिया हुआ है वो ये 3 और ये 4 दिया है टोटल। सॉइल पढ़ना है, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, 4 पढ़ना टोटल लाइट, ये मेजर है। अब देखिए एक एक करके देख लीजिए थोड़ा सा इसमें। पहला है टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से चारों में से सबसे मेन कौन सा है? या सीक्वेंस लगा दीजिए, अगर सीक्वेंस चारों को लगाएंगे तो कहीं सीक्वेंस लगा लीजिएगा। टेम्परेचर, इसके बाद में आ जाएगा लाइट, सॉरी वाटर आएगा। जो सीक्वेंस दिया है वाटर, बुक में सीक्वेंस ये दिया है, लाइट हो गया और सॉइल हो गया, ये सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा मेजर एबायोटिक फैक्टर में है टेम्परेचर और सबसे कम एबायोटिक फैक्टर सॉइल होती है। मतलब जीवों को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? टेम्परेचर। समझ गया? तो टेम्परेचर को लिखिएगा मेजर एबायोटिक फैक्टर है, सबसे मेन एबायोटिक फैक्टर है जो सजीवों को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि पानी है, बिना जल के जीवन नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन फिर तापमान क्यों हो गया मेजर में? तापमान उससे भी ज्यादा फैक्टर ऐसा है जो जिसका असर पड़ता है जीवों पर, उतना पानी का नहीं पड़ता है। लेकिन वाटर बहुत जरूरी है फिर भी। हाँ, कारण देखिए ये है, बिना वाटर के कुछ जीव ऐसे हैं धरती पर जिनका काम चल सकता है। कैमल कई दिनों तक चल सकता है ना। लेकिन टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी में, सजीव की बॉडी में एंजाइम होते हैं, एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। बिना पानी के तो कुछ जीव काम चला लेते हैं। यही कारण है इसका कि टेम्परेचर मेन में आता है। अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? ये कैसे अफेक्ट करता है किसी भी जीव को, कैसे अफेक्ट करता है? तो पहली चीज है चेंज एंजाइमेटिक काइनेटिक्स। ये चेंज एंजाइमेटिक काइनेटिक्स, ये बॉडी की जो एंजाइम की काम करने की जो क्षमता है उसको चेंज कर देता है। अब पता है आपको कि लो टेम्परेचर पर एंजाइम काम नहीं करते हैं, हाई पर नहीं काम करते, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। समझ में आया? तो एंजाइम की काइनेटिक्स को चेंज कर देता है टेम्परेचर। और क्या करता है टेम्परेचर? टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स अफेक्ट होता है। तापमान कहीं बहुत ज्यादा है, रेगिस्तान है, वहां बहुत ज्यादा आपको एनिमल्स नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा प्लांट नहीं मिलेंगे। पोलर एरिया में बहुत नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत हाई है, बहुत लो है। तो इट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। कहाँ रिज्म घने घने रहेंगे, कहाँ दूर दूर रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हैं उनका वितरण, उसको अफेक्ट करता है। तो लिखेंगे अफेक्ट
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है टेम्परेचर के चेंज होने से। ठीक, अब देखिए आगे लिखा है इन्होंने, टेम्परेचर, अगर आप कहेंगे टेम्परेचर कैसे बदलता है, तो जब आप लैटिट्यूड चेंज होता है और एक होता है एल्टीट्यूड चेंज होता है। समझ में आ रहा है? जब आप पोल्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, इक्वेटर देख रहे हैं, ये इक्वेटर से कहां जाएंगे, पोल्स की तरफ, तो टेम्परेचर घटेगा। यह है लैटिट्यूड का चेंज होना, लैटिट्यूड। एक होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जब आप प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, प्लेन से यहां से हम पर्वत पर चले जाए तो हमारा क्या चेंज हो रहा है, एल्टीट्यूड बदल रहा है, तो मौसम ठंडा रहेगा, रहेगा ना, तो एल्टीट्यूड। तो चाहे लैटिट्यूड चेंज हो चाहे एल्टीट्यूड, टेम्परेचर तभी चेंज होता है। लिखेंगे टेम्परेचर जो चेंज होता है, चेंज ड्यू टू चेंज इन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड में लिखिएगा कि फ्रॉम इक्वेटर से पोल की तरफ जब जाएंगे, पोल की तरफ, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यहां लिखेंगे कि फ्रॉम प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो टेम्परेचर घटेगा। और बढ़ेगा कब, जब पहाड़ से नीचे आ जाएंगे और पोल से नीचे इक्वेटर पर आ जाएंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। टेम्परेचर हो गया, बुक में लिखा दिए, चाहिए तो अंडरलाइन कर लीजिए, तीसरी चौथी लाइन पर बताई गई है। हाँ बताओ ये क्या करें। हाँ ये बात तो इसके पास तो है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। आगे देखिए, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, सब जीरो लेवल, जीरो के भी नीचे चला जाता है, जानते हैं। ठीक है, और कुछ जगह ऐसी है जहां टेम्परेचर 50 के नीचे चला जाएगा, कोई बात नहीं है, डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। कुछ हैबिटेट ऐसी है जहां जैसे थर्मल है, कई जगहों पर टेम्परेचर 100 से ऊपर जा सकता है, वो लिख लीजिएगा कि 100 से ऊपर कहां जा सकता है। तो दो एग्जांपल लिखा गया था, हॉट स्प्रिंग्स लिखा ना, कहां गया, थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर एक्सीड मोर देन 100। मिला आपको लाइन, मिला? ये इस पेज पर है जहां लिखा गया टेम्परेचर, उसमें देखिए 5वीं 6वीं लाइन है, मिला? नहीं मिला तो एक मिनट, ये लाइट है, ये टेम्परेचर है, कहां गया ये, यहीं पर लिखा है ये 100 डिग्री। इसी पर अंडरलाइन करिए, दो जगह टेम्परेचर 100 से ऊपर होता है। ठीक है, यहां लिख सकते हैं मोर देन 100 डिग्री कहां मिलेगा, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट। और दूसरा कहां मिलेगा, थर्मल स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, यहीं पर थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया रहता है। हो गया ये, दो जगह 100 से भी ऊपर टेम्परेचर, और कुछ जगह है जीरो से भी बहुत नीचे चला जाता है, पोलर एरिया हो गया। आगे 2-3 सवाल पूछे गए, देखिए मैंगो ट्री, देखिए इसी टेम्परेचर में बदलाव होने की वजह से हर जीव हर जगह नहीं रहता है, जो रेगिस्तान में रहेगा वो और दूसरी जगह सरवाइव नहीं करेगा। कुछ जीव पोलर एरिया में रहते हैं, ठंडे स्थानों पर, वो दूसरी जगह नहीं सरवाइव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल में अंडरलाइन करिएगा, मैंगो ट्री जो है, मैंगो ट्री यहां मिलता देखने को ना, तो मैंगो का पेड़ जो है कनाडा जर्मनी में नहीं वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, लिख सकते हैं मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो इन कनाडा एंड जर्मनी। क्यों नहीं ग्रो कर सकता है? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है, लो है, और मैंगो लो टेम्परेचर में ग्रो नहीं करता। एक कारण, ठीक है, एक कारण इसका समझ में आया, हो गया। दूसरा इसमें पूछा गया, देखिए सेकंड है, और
स्नो लियोपार्ड केरला में नहीं मिलता है। स्नो लियोपार्ड, SNOW, स्नो लियोपार्ड, नॉट इन केरला। क्यों नहीं मिलता है? अरे स्नो लिखा ना, ये ऐसी जगह मिलेगा जहां बर्फ रहती है, तो केरला में टेम्परेचर बहुत हाई है, यहां लिखेंगे हाई टेम्परेचर है, इस वजह से कहीं हाई है कहीं लो है, यहां इस वजह से नहीं मिलता है। और एक लिखा है ट्यूना फिश caught rarely beyond the, क्या लिखा है? ट्यूना फिश आर रेयरली caught beyond tropical latitude in the ocean। ऐसे समुद्र जो ट्रॉपिकल एरिया में है, ट्रॉपिकल एरिया समझ रहे हैं ना, इक्वेटर के सराउंडिंग पास वाला एरिया, उसके आसपास जो हमारे ओशियन है वहां ट्यूना फिश रेयरली मिलती। ये लाइन बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट में लाइन आती है, इस सही गलत बताइए, समझ रहे हैं? हिंदी मीनिंग समझ लीजिए, लिखा है ट्यूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन। मतलब ट्यूना फिश शायद ही कभी देखी गई हो, ठीक है? कॉट का मतलब पकड़ी गई है, और बियॉन्ड का मतलब उससे हट करके है। बियॉन्ड समझते हैं? हाँ, उससे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से हट करके शायद ही कभी ट्यूना फिश पकड़ी गई हो। मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अलावा नहीं मिलती है कहीं, समझ में आया? बियॉन्ड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर से देख लीजिए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं था वो, तुम लोग भी नहीं बताते हैं वो क्या था। वो है बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन। क्योंकि ट्यूना फिश जो है, जो ट्रॉपिकल एरिया होगा, ट्रॉपिकल वहां टेम्परेचर हाई होगा, तो ये ऐसी जगह मिलती है मछली जहां टेम्परेचर हाई होता है। तो समझ में आया? लो टेम्परेचर में मिल ही नहीं सकती है, इसलिए वो कह रहा है कि शायद ही कभी जो है ट्रॉपिकल ओशियन से हट करके कहीं दिखी हो। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर ये होगा बिकॉज ट्यूना फिश फाउंड इन टेम्परेट ओशियन, टेम्परेट एरिया में मिलती है, मतलब कोल्ड एरिया में मिलती है। जबकि ये किसने लिखा है? सॉरी, नहीं, ट्रॉपिकल में मिलती है, इसलिए तो कह रहा है ना, इसलिए वो कह रहा है कि ट्रॉपिकल से बियॉन्ड शायद ही कहीं देखी गई हो, ट्रॉपिकल से हट करके, क्योंकि ट्रॉपिकल में मिलती है, बाकी जगह सर्वाइव नहीं कर सकती है, ये लो टेम्परेचर में नहीं सर्वाइव कर सकती है। समझ में आया? इस लाइन को रट मारिएगा, इस लाइन को, समझ में आ रहा है इसको? अब देखिए, टेम्परेचर के आधार पर ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक? पहला है यूरीथर्मल, ठीक, और एक है स्टीनोथर्मल। ये प्लांट या एनिमल जो भी है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है टेम्परेचर के आधार पर। यूरीथर्मल का मतलब होता है ऐसा प्लांट एनिमल जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। वाइड रेंज का मतलब समझते हैं, तापमान बहुत कम हुआ, तापमान ज्यादा हो गया नॉर्मल से, उसको भी सहन कर ले जाएगा, उसमें भी जिंदा रहेगा, वो यूरीथर्मल होते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको भी सर्वाइव कर ले जाएगा। यूरी का मतलब ही होता है वाइड, और ये स्टीनो का मतलब होता है नैरो। ये नैरो रेंज, अगर जरा सी गर्मी बढ़ी, जरा सी ठंडी हुई तो ये जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है? ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। समझ में आ रहा है? तो इसमें से
हाँ, इसमें से ये याद रखिएगा कि बहुत कम ही ऐसे हैं जो प्यूरी थर्मल है, ज्यादातर क्या हैं स्टीनो वाले हैं। तो ऐसे अगर देखिए वार्म ब्लडेड जो होते हैं, वार्म ब्लडेड उनकी संख्या कितनी, रेप्टाइल्स सॉरी बर्ड्स मैमल्स, यही तो वार्म ब्लडेड हैं जिनमें होम्योस्टेसिस हो सकती है, बाकी तो सब कोल्ड ब्लडेड वाले हैं। समझ में आया? जितने इन्वर्टिब्रेट है सब क्या है, वो होम्योस्टेसिस नहीं करा पाते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते हैं। फ्रॉग है बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ज्यादातर तो ये है और ये बहुत कम है, यही ध्यान रखना है कि फ्यू आर यूरोथर्मल एंड मोस्टली आर स्टीनोथर्मल। आगे देखिए, अगला है वाटर, समझिए। देखिए नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है वाटर। हाँ, कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। वाटर देखिए, आफ्टर द टेम्परेचर नेक्स्ट मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन सा है, वाटर। तापमान के बाद इसकी बारी आती है जो अफेक्ट करता है। वाटर कैसे जीवों को अफेक्ट करता है, सेम। पानी कहीं कम है तो पेड़ दूर दूर रहेंगे, पानी अगर सफिशियंट है तो घने जंगल रहेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन, इट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? जीवों का डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इसी से डिसाइड होता है कि वो घने रहेंगे पास पास की वो बिखरे रहेंगे, जीव कम रहेंगे किसी जगह की ज्यादा। आपको पता होना चाहिए अगर प्लांट कहीं ज्यादा है तो जाहिर सी बात है एनिमल होने ही चाहिए वहां, और प्लांट कम है तो एनिमल कैसे रहेंगे। समझ में आया? अरे वाटर रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगी। हाँ बताइए, क्या दिया है? हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट टू द टेम्परेचर यही वाला ना। अच्छा, ये इन द रिसेंट ईयर, ये समझिए, इन द रिसेंट ईयर देयर हैज बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेविटी इन द, मतलब आजकल तापमान धरती का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पता ही है आप सबको। ठीक, और इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू, अगर ये लगातार चलता रह गया, टेम्परेचर धीरे धीरे धरती का बढ़ता चला गया, वुड यू एक्सपेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ द सम स्पीशीज टू बी अफेक्टेड। ये कह रहा है क्या कुछ जीवों का डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज अफेक्ट हो जाएगा? जाहिर सी बात है, कुछ तो चल बसेंगे, खत्म हो जाएंगे ना। जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो चल लेंगे धीरे धीरे। तो यस, इसमें आंसर होगा यस। ये नेचुरल की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या वो जीवों पर असर डालेगा? तो डालेगा असर। जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसकी डाइवर्सिटी बढ़ नहीं रही है। डाइवर्सिटी तो वहीं के वहीं कम और हो रही है। ये जो शिकार, मतलब कह सकते हैं कि धीरे धीरे कुछ स्पीशीज खत्म हो रही हैं, तो डाइवर्सिटी तो हमारी बढ़ नहीं रही है, घट रही है। ट्रॉपिकल में घने जंगल पाए जाते हैं, वहां जानवर भी ज्यादा है, पौधे भी ज्यादा है, क्योंकि वहां तापमान भी ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा है। दोनों चीजें होनी चाहिए। खाली टेम्परेचर रेगिस्तान में है, डिजर्ट में, वहां क्यों कम मिलता है? क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल भी होना चाहिए। आपने देखा होगा जब जुलाई का महीना आता है तो उमस भरी गर्मी होती है ना, बारिश भी होती है और सूरज भी चमकाता है। ठीक है, गर्मी और बारिश दोनों असर डालती है, तो उस समय जगह जगह आपको काई मिल जाएगा, जगह जगह पौधे ग्रो करने मिल जाएंगे। दोनों चीजें होना चाहिए ना। क्या जून के महीने में आपको जो है वो बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करता दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना, क्योंकि टेम्परेचर ही केवल है। और जनवरी में केवल आपका कह सकते हैं ठंडक है, या जब खूब बारिश होती है, बहुत बारिश होती है तो उस समय भी नहीं, लेकिन जब बारिश के साथ उमस भी होनी चाहिए तब होता है ये चीज, तब उस समय बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दोनों चीजें होना चाहिए। वाटर क्या डिसाइड करता है? लिखा है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। पहले तो ये पानी का काम क्या है?
बॉडी में पानी करता क्या है? तो अफेक्ट मेटाबॉलिज्म। सबसे चीज तो ये, हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म कब चलेगी? जब वाटर रहेगा। समझ में आया? वाटर मेटाबॉलिज्म। वो कैमल का एग्जांपल बोल रहे, कैमल तो अपने जो हम्प होता है उसको फैट गला करके पानी निकाल लेता है, ठीक है, उससे पानी वाटर बनाता है ऑक्सीडेशन से। आप पानी नहीं भी पिएंगे तब भी आपकी बॉडी में वाटर बनता रहता है, पता है ना, बनता है, मेटाबॉलिज्म में पानी बनता रहता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म को लगातार चलाने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वाटर की प्रेजेंस में काम भी करते हैं, हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं ना एंजाइम सब। तो अफेक्ट मेटाबॉलिज्म। दूसरा है क्या चीज वाटर अफेक्ट करेगा? प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज अफेक्ट होता है पानी से, टेम्परेचर से। कहीं पानी कम है पौधे दूर दूर रहेंगे, कम रहेंगे पानी ज्यादा है तो घने रहेंगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कैसे अफेक्ट होती है? अरे भाई फोटोसिंथेसिस होगा जब पानी रहेगा। समझ में आ रहा? वाटर अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो ये चीज इस पर ट्रिक करिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके जो पानी में ही रहते हैं, एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक पानी में रहने वाले। तो आपको क्या लगता है कि पानी उनके लिए कभी घातक हो सकता है जबकि उनके पास तो पर्याप्त पानी है? तो क्या पानी उनको भी कभी समस्या क्रिएट कर सकता है? जो जीव हमेशा ही पानी में रहते हैं, कर सकता है, ठीक है। तो वाट लिखिएगा, वाटर आल्सो अफेक्ट, वाटर में आल्सो अफेक्ट करेगा, अफेक्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करता है। कैसे? तो ढेर सारा वाटर है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पानी की क्वालिटी अगर खराब है, क्वालिटी, तो जीव मर जाएगा, भले कितना भी पानी है, ठीक। अफेक्ट क्या लिखा है? वाटर में ऑल्सो अफेक्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। कैसे लिखेंगे? क्वालिटी ऑफ द वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर is मेन फैक्टर। जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उनके लिए मेन चीज है पानी की क्वालिटी, ना कि क्वांटिटी। उनको पानी की मात्रा से मतलब नहीं है, पानी तो अफराद है उनके पास, ठीक। समुद्र कभी सूख नहीं जाएगा, तो उनके लिए पानी का क्वांटिटी ज्यादा मायने नहीं रखता, जबकि क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है। क्वालिटी का मतलब होता है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर कैसा है, वाटर का पीएच कैसा है, वाटर में सॉल्ट कम है कि ज्यादा है, ये सब। जाहिर सी बात है समुद्र के पानी में फ्रेश वाटर फिशेज सर्वाइव नहीं कर सकती। एक मछली यहाँ से उठा के समुद्र में डाल दो, मर जाएगी, उसमें नमक है, सॉल्ट ज्यादा है। कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो मछलियां मरने लग जाती हैं, ठीक है। कहीं पीएच पानी का ज्यादा घट बढ़ गया तो समस्या क्रिएट हो जाती है। तो क्वालिटी मायने रखती है उनकी। इसी लाइन को अंडरलाइन करेगा, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी ऑफ द वाटर बिकम मोर इंपॉर्टेंट। मिला ये लाइन? उनके लिए क्वालिटी मायने रखता है, ठीक। इस चैप्टर में बढ़िया से हाईलाइट कर लीजिएगा सबको, ताकि आपको दूर से दिखे। सॉल्ट कंसंट्रेशन भी मायने रखती है। कुछ जगहों पर सॉल्ट कंसंट्रेशन 5 ppm से कम हो सकती है। ppm समझते हैं, पार्ट्स पर थाउजेंड, ppt सॉरी, पार्ट्स पर थाउजेंड। 1000 में कितना सॉल्ट? तो 5 ppt है, और समुद्र में 30 से 35 ppt होता है। और कुछ एरिया ऐसे होते हैं सॉल्ट बहुत ज्यादा हो, समुद्र से भी ज्यादा सॉल्ट कहाँ है? वो है हाइपरसैलाइन लगून, डेड सी नाम सुने हैं, मृत सागर जिसको कहते हैं। पानी मनुष्य कभी शायद डूबता नहीं होता है, ऐसा ही कुछ है ना, बहुत क्लियर नहीं है, डूबता नहीं है, थोड़ा सा खोज लीजिएगा। डेड सी, उसको डेड सी कहते हैं। डीप जो लिखा ना हाइपरसैलाइन लगून्स, वो डेड सी है, इसके बारे में खोजिएगा, अच्छी चीज है, ठीक, देखिएगा। तो सबसे ज्यादा साल्ट कंसेंट्रेशन आपको यही मिलेगी डेड सी में, 100 ppt से भी ज्यादा। तो इसमें इतना यही अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 100 ppt वाले को कि सबसे ज्यादा सॉल्ट कहां होता है,
अब सॉल्ट के आधार पर ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी का, यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन, सेम वही यूरी हेलाइन, अंडरलाइन करिए यूरी हेलाइन, और दूसरा कौन सा है स्टीनो हेलाइन। जो ऑर्गेनिज्म ऐसे वाइल्ड मतलब नमक कम हो गया नमक ज्यादा हो गया उस पर भी कोई समस्या नहीं हो रही है, वो है यूरी हेलाइन। और जो जीव ऐसे हैं कि सॉल्ट कंसंट्रेशन पानी में थोड़ा सा घट कर गया तो उनको समस्या क्रिएट हो जाएगी, जैसे मछलियां जो फ्रेश वाटर वाली हैं वो सब स्टीनो में आते हैं, वो सब स्टीनो में आएंगी। समझ में आया कि सॉल्ट जरा सा भी बढ़ेगा तुरंत उनको समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो ये सर्वाइवल की एक रेंज है सबकी, यूरी और इनकी सर्वाइवल रेंज जिसकी ज्यादा है ब्रॉड है दूर तक है वो यूरी है, जिसकी नैरो है वो स्टीनो में आता है। अगला है लाइट, 10 मिनट लाइट देख लीजिए बस, ठीक है। लाइट और सॉइल है, देखिए लाइट कैसे अफेक्ट करता है। लाइट पौधों को भी अफेक्ट करता है, लाइट जानवरों को भी अफेक्ट करता है। पौधों को तो सब जानते हैं, लाइट में 3 चीजें होती हैं। अगर कहा जाए क्या लाइट प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा कि नहीं, जैसे पानी करता करेगा, क्योंकि लाइट रहेगा तभी तो भोजन बनेगा, तभी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और लाइट रहेगी तभी पौधे जो है घने रहेंगे। अदरवाइज लाइट यहाँ कम रहती है वहां पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो पौधे मर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ लाइट जो है वो लाइट में 3 चीजें होती है, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की क्वालिटी और लाइट का ड्यूरेशन। ये 3 चीज मायने रखती हैं। ड्यूरेशन, इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस से है, कितनी तेज लाइट है। अगर बहुत तेज लाइट होती तो आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है ना, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्लोज हो जाते हैं, वाटर लॉस ना होने पाए। और बहुत कम अगर लाइट इंटेंसिटी सुबह के जब सूरज एकदम हल्का सा निकलता है तो इंटेंसिटी कम होती है ना, तीव्रता, उस समय प्रोडक्टिविटी कम होती है, फूड कम बनता है, क्योंकि इतनी कम लाइट होती है कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल बढ़िया से एक्साइट नहीं होता है। और बहुत तेज लाइट भी खतरनाक है। ठीक, लाइट की क्वालिटी का मतलब होता है लाइट की वेवलेंथ से, वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ कितनी आ रही है। ठीक, तो लाइट की वेवलेंथ में मायने रखती है। विबग्योर पैटर्न पढ़े हैं ना, तो कुछ वेवलेंथ में ज्यादा फूड बनता है और ग्रीन वेवलेंथ में सबसे कम फूड, ना के बराबर फूड बनेगा। ड्यूरेशन का मतलब होता है कितनी देर तक लाइट पड़ रही है, इसको बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म बोला जाता है, पढ़े ना, एक फोटो वर्नलाइजेशन प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में दिया हुआ है फोटो पीरियडिज्म। हाँ, ये फ्लावरिंग कराता है। गर्मी में जो पौधे होते हैं जो ठंडी में होते हैं, गर्मी में दिन बड़ा होता है, पौधों को ज्यादा समय तक धूप मिलती है, ठंडी में कम देर तक धूप मिलती है। तो धूप का जो ड्यूरेशन होता है लाइट का वो फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, फूल बनेगा या नहीं बनेगा उससे डिसाइड होता है। और कुछ क्या होते हैं डे न्यूट्रल होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, पढ़े होंगे। तो ये फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, इससे क्या होती है फ्लावरिंग। इससे याद रखिएगा ड्यूरेशन से मेन फ्लावरिंग अफेक्ट होती है मेन, बाकी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होगी, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर लाइट पड़ेगी तो ज्यादा भोजन बनेगा। ठीक, समझ में आ रहा ना। और इसके बाद देखिए, अच्छा एक चीज कहा जाए, लाइट मेनली किसके लिए जरूरी है। लाइट मेनली किसको अफेक्ट करती है, तो ऑटोट्रॉफ्स को। हमको लाइट इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि अगर लाइट रहेगा तभी पौधे रहेंगे और पौधे रहेंगे तभी हम भी रहेंगे। तो हम डायरेक्ट लाइट पर निर्भर नहीं, डायरेक्ट पौधे निर्भर हैं। तो लिख लीजिएगा, हाँ अंडरलाइन करें, लाइट डायरेक्टली अफेक्ट द ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। मिला आपको, या जो सुन रहे हैं वो नोट करें, लाइट डायरेक्टली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिखा ऑटोट्रॉफ्स को अफेक्ट करेगी। अब आगे थोड़ा समझाया गया, उसको थोड़ा समझ लीजिए। लिखा है कि कुछ जगह ऐसी होती है जैसे घने जंगल जहां होता है, उस जंगल में अगर छोटे छोटे हर्ब्स हैं, घास वगैरह है, झाड़ियां हैं, उनको ज्यादा लाइट नहीं मिल पाती है, क्योंकि पूरा घना जंगल है तो लाइट ऊपर ही रुक जाती है, तो लाइट उनको कम मिलती है। समझ में आ रहा है।
वो शेड में थोड़ा सा रहते हैं, लो लाइट इंटेंसिटी में रहते हैं। एनिमल्स के लिए भी लाइट जरूरी है। अब ये लिखिएगा एनिमल्स के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। मतलब प्लांट के लिए तो लाइट जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है, फ्लावरिंग अफेक्ट होती है, प्रोडक्टिविटी चेंज होती है। लिखेंगे फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए लाइट नेसेसरी है, नेसेसरी, लेकिन सभी के लिए नहीं है। फॉर सब नहीं लिखा गया होगा, देखिए मैनी लिखा है, लिख लीजिएगा मैनी, ज्यादातर। ये मनुष्य की बात नहीं हो रही है, ये अभी मनुष्य की बात नहीं कर रहा है, ये बाकी जानवरों की बात कर रहा है, क्योंकि मनुष्य तो कम ही है, बाकी जानवर ज्यादा है ना। मेजोरिटी किसकी है, अदर एनिमल्स की है। तो इसीलिए मैंने लिखा ज्यादातर जानवरों में क्या होता है, लाइट क्यों जरूरी है उनके लिए, क्या उनके ऊपर असर डालती है। तो लाइट नेसेसरी फॉर फोरेजिंग एक्टिविटी, फोरेजिंग, और लिखा है माइग्रेशन और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और कुछ लिखा है यही ना, यही को देखिए, इसी को एकदम हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ बताइए। मैं बता रहा हूं, इसी को बता रहा हूं मैं, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहां से ये बहुत जरूरी लाइन है, समझ में आया, अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए। देखिए जो कुछ ज्यादातर एनिमल्स के लिए लाइट कैसे असर डालती है, फोरेजिंग का मतलब होता है भोजन की खोज करना, भोजन करना, सर्च ऑफ द फूड। इसका मतलब क्या है, सर्च ऑफ फूड। जानवरों के पास कोई घड़ी नहीं होती है, जानवरों के पास कोई कैलेंडर नहीं होता, होता है कि आज जनवरी चल रही, ठंडक आएगी, हमको तो पता है ना जनवरी में ठंडक हो रही है, देख भी रहे हैं और कैलेंडर भी देख रहे हैं। हाँ, जून में गर्मी का असर हो जाता है, उनके पास कोई कैलेंडर नहीं, कितने बजे हमको निकलना, भोजन करना है, ठीक, किस मौसम में हमको रिप्रोडक्शन करना है, कैसे पता होता है, कैलेंडर नहीं इनके पास है, किस मौसम में हमको बच्चे उत्पन्न करने हैं, रिप्रोडक्शन किस मौसम में करना, किस मौसम में हमको भाग के जाना है। बर्ड्स जैसे होती माइग्रेट करती है ना, माइग्रेशन होता है, तो ये सब डिसाइड होता है लाइट से, ठीक है, क्योंकि लाइट से दिन बड़ा और दिन छोटा होता है, समझ में आया। लाइट से टेम्परेचर डिसाइड होता है, लाइट अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा, जाहिर सी बात है, और टेम्परेचर जब बढ़ता है घटता है तो फूड की उपलब्धता चेंज हो जाती है, घट बढ़ जाती है। जब भोजन घटेगा तो माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन क्यों होता है, फूड सर्च के लिए बर्ड्स में माइग्रेशन होता है, ठीक, या इन्वायरमेंट गर्म चेंज हो गया थोड़ा सा, उस वजह से रिप्रोडक्शन है फोरेजिंग। जैसे फ्रॉग होता है विंटर्स में नीचे चला जाएगा, समर्स में भी नीचे चला जाएगा, क्यों जाता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है वो, ठीक। कुछ जानवर है रात्रि में भोजन की खोज करने निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं। आउल है नाइट में विजिट करता है, तो ये सब लाइट से डिसाइड होता है। तो लाइट जो है जानवरों में तीन चीजों को अफेक्ट करती है, सर्च ऑफ द फूड, माइग्रेशन और रिप्रोडक्शन। अब लिखा है कि लाइट की एबिलिटी लैंड पर जो है, एक लाइन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, शायद ये समझ में नहीं आती होगी। देखिए अभी मैंने एक चीज बोला कि लाइट से टेम्परेचर डिसाइड होता है ना, लेकिन ये लिखा है टेम्परेचर से लाइट, टेम्परेचर अफेक्ट द लाइट, ये कैसे हो गया, पढ़िए लाइन को। लिखा है इन्होंने कि अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट ऑन द लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि लाइट की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी, जिसके पास बुक नहीं है नोट कर लीजिए, ऑफ लाइट ऑन लैंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बताइए कोई सोच करके, ये कह रहा है कि धरती पर कहीं पर लाइट की उपलब्धता वहां के तापमान से डिसाइड होती है कि वहां का तापमान कैसा है, तापमान गर्म है कि ठंडा, उससे लाइट डिसाइड होती है कि लाइट वहां कम आएगी कि ज्यादा आएगी, टेम्परेचर से डिसाइड होता है। लेकिन अभी तो हमने कहा कि लाइट से टेम्परेचर डिसाइड होता है, वो भी सही है, वो भी अपनी जगह पर सही है। ये कैसे सही है, देखिए जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी हो रही है, तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता है, उड़ेगा ना, इवेपोरेशन होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, इवेपोरेशन जैसे मई जून में,
तो बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो बादल पूरा घेर लेंगे तो सूरज अपनी रोशनी भेज नहीं पाएगा नीचे। हो गया ना कि टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, जिससे क्लाउड बनेगा। क्लाउड बढ़ने ज्यादा होने से लाइट का जो उपलब्धता है जो धरती पर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो लैंड पर हो गया। और ऐसे पानी में भी होता है। पानी को भी आगे समझाया उसने कि जब आप समुद्र में देखेंगे तो समुद्र में लाइट 500 मीटर से नीचे जाने पर लाइट नहीं रहती है, एकदम अंधेरा रहता है। ठीक, कुछ ही हाइट तक क्या है, लाइट जाती है। तो यहां पर भी टेम्परेचर लाइट को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जब समुद्र में पानी जो ऊपर की लेयर होती है, ऊपर की लेयर, वहां पानी गर्म रहता है। डायरेक्ट लाइट पड़ रही है ना, तो वहां पानी गर्म है। जो पानी हॉट हो जाता है तो पानी की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल उधर हो जाते हैं, तो लाइट की एबिलिटी फिर चेंज हो जाती है। जहां पानी ठंडा रहेगा वहां पानी डेंस रहेगा, कंजेस्टेड रहेगा, वहां लाइट की अलग वैल्यू रहेगी, उपलब्धता। और जहां पानी क्या रहेगा, वहां लेस डेंस डिस्पर्स रहेगा, वहां लाइट अलग रेशियो में रहती है। इसलिए लाइट पूरे पानी में एक जैसी नहीं जाती है, कहीं लाइट कम तो नीचे और कम, नीचे और कम रहती है। समझ में आया? और इसी के हिसाब से फाइटोप्लैंक्टन जो एल्गी डिसाइड होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए सबसे नीचे कौन सी एल्गी रहेगी, बॉटम पर लिख लीजिएगा, रेड एल्गी रहती है। रेड एल्गी सबसे नीचे बॉटम पर रहती है। सबसे ऊपर ग्रीन एल्गी रहेगी, ब्लू, और बाकी एल्गी बीच में रहेगी। क्यों? डीप सी में रेड एल्गी क्यों रहती है, जबकि डीप सी में तो अंधेरा रहता है लगभग, मतलब बहुत कम लाइट रहती है। हाँ, इसका कारण यह है कि रेड एल्गी जो होती है, रेड एल्गी वो ब्लू और वॉयलेट लाइट को कैप्चर ज्यादा करती है। और सबसे नीचे तक जो लाइट जाती है वो ब्लू वॉयलेट ही जाती है समुद्र में, ब्लू वॉयलेट वाली लाइट। समझ में आया? विबग्योर पैटर्न देखे ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो डीप पेनिट्रेट कम करेगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो पेनिट्रेट नीचे तक ज्यादा करती है एनर्जी के उसमें। इसीलिए जो है नीली लाइट जो है नीचे तक ज्यादा जाएगी, और ये रेड एल्गी नीली को पकड़ती भी है, क्योंकि लाल रंग की है तो लाल नहीं पकड़ेगी ना, वो तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो लिख लीजिएगा आंसर कि वहां पर पूछा गया है कि डीप सी में कौन सी एल्गी रहेगी, रेड, और कारण लिखिएगा बिकॉज रेड एल्गी एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब ब्लू वॉयलेट लाइट, इसी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक, और लिख सकते हैं ब्लू वॉयलेट लाइट जो है, वॉयलेट पेनिट्रेट डीप इन ओशियन, समुद्र में सबसे नीचे तक यही लाइट जाती है। और सबसे ऊपर कौन सी एल्गी है, ग्रीन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट कैसे नुकसान करता है, यूवी कैंसर कराता है ना, यूवी रेस से स्किन में कैंसर होता है। ठीक है, बंद कर दीजिए, बाकी अगली बात। ये लगभग एक क्वेश्चन